दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अनूप आकाश वर्मा और आप देख रहे हैं द रिपोर्टर हिंदी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 के मद्देनजर एक बार फिर ये चर्चा तेज हो गई है कि क्या एआईएमआईएम राज्य की राजनीति में कुछ बड़ा असर डाल पाएगी। पिछले कुछ महीनों में एआईएमआईएम की ओर से संगठन विस्तार और बड़ी संख्या में उम्मीदवार उतारने के संकेत दिए गए हैं। हालांकि ये स्पष्ट करना जरूरी है कि पार्टी ने किन किन सीटों पर अंतिम रूप से उम्मीदवार उतारे जाएंगे, इसकी कोई आधिकारिक सूची जारी नहीं की है। लेकिन 1 करोड़ कार्यकर्ताओं और 200 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा एआईएमआईएम की ओर से किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में मुस्लिम मतदाता लगभग 19 से 20% के करीब माने जाते हैं, लेकिन उनका प्रभाव पूरे राज्य में समान नहीं है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, रोहिलखंड, कुछ अवध क्षेत्र और पूर्वांचल की कई विधानसभा सीटों पर मुस्लिम मतदाता निर्णायक या अत्यंत प्रभावशाली भूमिका निभाते हैं। राजनीतिक विश्लेषक आमतौर पर 150 से 180 के बीच ऐसी सीटों का उल्लेख करते हैं जहां मुस्लिम मतदाता चुनावी परिणाम को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकते हैं। हालांकि 200 मुस्लिम बहुल सीटें कहना सटीक नहीं होगा, क्योंकि वास्तव में मुस्लिम आबादी 50% से अधिक वाली विधानसभा सीटों की संख्या इससे काफी कम है। कई सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम आबादी 20 से 45% के बीच है और त्रिकोणीय मुकाबले में उनका प्रभाव निर्णायक हो सकता है। यदि क्षेत्रवार देखा जाए तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक मुस्लिम प्रभाव वाली सीटें हैं। सहारनपुर, देवबंद, नकुड़, बेहट, गंगोह, कैराना, थाना भवन, शामली, मीरापुर, खतौली, बुढ़ाना, पुरकाजी, मुरादनगर, लोनी, धौलाना, हापुड़ के कुछ क्षेत्र, बुलंदशहर के कुछ हिस्से, अलीगढ़, मेरठ, अमरोहा, बिजनौर, नगीना, चांदपुर, नौह झील और आसपास की अनेक सीटों पर मुस्लिम मतदाता चुनावी समीकरण तय करने की स्थिति में रहते हैं। रोहिलखंड में रामपुर, स्वार, चमरौवा, मिलक, कुंदरकी, ठाकुरद्वारा, कांठ, मुरादाबाद शहर, संभल, असमोली, बिलारी, बहेड़ी, भोजीपुरा, फरीदपुर के कुछ हिस्से, बदायूं की सहसवान और शेखुपुर जैसी सीटें भी इसी श्रेणी में आती हैं। अवध क्षेत्र में बाराबंकी की कुर्सी, रामनगर, दरियाबाद के कुछ इलाके, सुल्तानपुर जिले की कुछ सीटें, बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती, गोंडा और लखीमपुर खीरी की कई विधानसभा सीटों पर मुस्लिम मतदाता प्रभावशाली हैं। पूर्वांचल में आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, जौनपुर, वाराणसी के कुछ हिस्से, प्रयागराज के कुछ क्षेत्र और संत कबीर नगर की कुछ सीटों पर भी मुस्लिम वोट महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लेकिन हर प्रभावशाली सीट को मुस्लिम बहुल कहना सही नहीं होगा। अधिकांश जगह पर चुनाव जातीय और स्थानीय नेतृत्व के मिश्रित समीकरण से तय होता है। 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम ने सीमित सीटों पर चुनाव लड़ा और उसका राज्यव्यापी वोट प्रतिशत बहुत कम रहा, जबकि कुछ जगह उसका प्रभाव 0 रहा। ये सही है कि कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में एआईएमआईएम को मिले वोट हार जीत के अंतर से अधिक थे, लेकिन केवल इसी आधार पर यह निष्कर्ष निकालना कि समाजवादी पार्टी की हार का एकमात्र कारण एआईएमआईएम थी, ये भी उचित नहीं होगा। चुनाव परिणाम कई कारकों से प्रभावित होते हैं। उम्मीदवार, स्थानीय संगठन, जाति समीकरण, मतदान प्रतिशत, बीएसपी और कांग्रेस का प्रदर्शन और बीजेपी का वोट आधार भी उतना ही महत्वपूर्ण रहा 2022 में। तब आरएलडी समाजवादी पार्टी के साथ थी और अब कांग्रेस समाजवादी पार्टी के साथ है और आरएलडी बीजेपी के साथ है। उदाहरण के तौर पर पिछले विधानसभा चुनाव में नकुड़, कुर्सी, सुल्तानपुर सदर जैसी विधानसभा सीटों पर एआईएमआईएम को मिले वोटों ने मुकाबले को प्रभावित किया, लेकिन अलग अलग सीटों पर परिस्थितियां अलग अलग थीं। कई जगह बीएसपी के वोट स्थानीय, निर्दलीय उम्मीदवार या जातीय समीकरण भी बदलने वाले कारक रहे। इसलिए ये कहना अधिक संतुलित होगा कि कुछ सीटों पर एआईएमआईएम ने विपक्षी वोटों के बंटवारे में भूमिका निभाई, लेकिन हर हार का कारण वही नहीं थी। समाजवादी पार्टी के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये है कि वो 2024 के लोकसभा चुनाव में बने मुस्लिम, यादव और अन्य सहयोगी सामाजिक गठबंधन को 2027 तक बनाए रखे। यदि एआईएमआईएम बड़ी संख्या में उम्मीदवार उतारती है और मुस्लिम मतदाताओं के एक हिस्से को आकर्षित करने में सफल होती है, तो इसका असर उन सीटों पर अधिक दिखाई दे सकता है जहां बीजेपी और सपा के बीच
मुकाबला बेहद करीबी होता है। लेकिन ये भी ध्यान रखना होगा कि उत्तर प्रदेश में अब तक अधिकांश चुनावों में मुस्लिम मतदाताओं का बड़ा हिस्सा उस विपक्षी दल के साथ गया जिसे बीजेपी को हराने की सबसे मजबूत स्थिति में माना गया, और इसी कारण एआईएमआईएम को अब तक राज्य में सीमित चुनावी सफलता मिली है। जहां तक ओवैसी के स्वयं कुछ सीटें जीतने की संभावना का प्रश्न है, वो पूरी तरह उम्मीदवारों की स्थानीय स्वीकार्यता, संगठन की मजबूती और चुनावी गठबंधनों पर निर्भर करेगी। जिन क्षेत्रों में पार्टी ने वर्षों तक लगातार संगठन खड़ा किया है और स्थानीय नेतृत्व मजबूत है, वहां उसका प्रदर्शन बेहतर हो सकता है। लेकिन वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में अधिकांश विश्लेषक मानते हैं कि उत्तर प्रदेश में एआईएमआईएम के लिए कई सीटें जीतना आसान नहीं होगा। कुछ सीटों पर वो मजबूत चुनौती दे सकती है, वोट प्रतिशत बढ़ा सकती है, लेकिन व्यापक स्तर पर सीटें जीतने के लिए उसे अभी भी मजबूत बूथ नेटवर्क और बहुसमुदाय समर्थन की आवश्यकता होगी। सवाल ये कि क्या एआईएमआईएम किंगमेकर बन सकती है? इसका उत्तर इस बात पर निर्भर करेगा कि वो कितनी सीटों पर निर्णायक वोट हासिल करती है। यदि पार्टी स्वयं बहुत कम सीटें जीतती है लेकिन 20 से 30 सीटों पर हार जीत के अंतर से अधिक वोट हासिल करती है, तो वो अप्रत्यक्ष रूप से चुनावी परिणामों को प्रभावित कर सकती है। दूसरी ओर यदि उसका वोट शेयर सीमित रहता है या मतदाता रणनीतिक मतदान को प्राथमिकता देते हैं, तो उसका प्रभाव सीमित रह सकता है। बीजेपी की रणनीति गैर यादव पिछड़ों, गैर जाटव दलितों, सवर्णों और लाभार्थी वर्ग के व्यापक गठबंधन पर आधारित रहने की संभावना है। समाजवादी पार्टी पीडीए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक रणनीति को और मजबूत करने का प्रयास करेगी। कांग्रेस यदि गठबंधन में रहती है तो उसका उद्देश्य शहरी, दलित और परंपरागत कांग्रेस समर्थक वोटों को जोड़ना होगा। ऐसे में एआईएमआईएम की चुनौती मुख्य रूप से विपक्षी खेमे में अपनी अलग राजनीतिक जगह बनाने की होगी। कुल मिलाकर 2027 का उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव बहुकोणीय रणनीतियों का चुनाव होगा। एआईएमआईएम का चुनाव लड़ना कुछ सीटों पर मुकाबले को त्रिकोणीय बना सकता है और कुछ क्षेत्रों में विपक्षी वोटों के बंटवारे का कारण भी बन सकता है। इसलिए ये कहना अभी जल्दबाजी होगी कि पार्टी 200 सीटों पर निर्णायक प्रभाव डालेगी या किंगमेकर बन जाएगी। इसका वास्तविक आकलन उम्मीदवारों की अंतिम सूची, गठबंधनों, स्थानीय संगठन, चुनाव प्रचार और मतदान से पहले बनने वाले राजनीतिक माहौल के आधार पर तय होगा।